इनका आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो प्रियंका? प्रियंका इज आंसर हो। क्या कनेक्शन का, नेटवर्क का इश्यू है क्या प्रियंका? चलो एनीवे, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक, ये मैसेज कर दीजिए ताकि हम क्लास जल्दी से स्टार्ट करें। मैसेज कर दो, मैसेज। अगर आवाज नहीं आ रही है तो बताइए बेटा, आ रही है तो बताइए कुछ। मेरे तक आपकी कोई आवाज। एनीवे, तुम साथ में तो हो, मुझे पता लग रहा है। तो अभी तक हम जो मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे उसमें आपका हमने समानता का अधिकार कर लिया, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक दे के रखा। फिर उसके बाद में हमने स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम कर लिया है। ये 14 से 18 तक है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 तक जो कल हमने किया था। आज हम कर रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो 22 तक यहाँ तक हो चुके आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 एंड 24 में हम शोषण के विरुद्ध का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी इंडिविजुअल का शोषण होता है और किस तरह की एक्सप्लॉयटेशन है, उसके अगेंस्ट में हमें कौन कौन से अधिकार हैं, राइट। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसमें शोषण के विरोध अधिकार के अंदर दो तरह के अधिकारों की बात हो रही है। मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। भाई ह्यूमन बीइंग है, उसको आप एक इंसान को प्रोडक्ट जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। गुड्स जैसे सामान को लेकर जैसे इधर से उधर बिक्री करते हैं, ऐसे ह्यूमन बीइंग का आप बिक्री नहीं कर सकते। इंसान को आप बिक्री कर कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं बेच सकते। तो उसके ऊपर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिकिंग करना मतलब व्यापार करना, प्रोहिबिशन मनाही, ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान का, और उसे फोर्स लेबर कराना, मजदूर बंधुआ मजदूरी कराना, उसके ऊपर मनाही है। किसी की मर्जी के खिलाफ आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। अगर काम कराते हो तो उसका उसको, अगर किसी से, अरे योगेश आवाज आ रही है? प्रियंका तो आज बोल नहीं रही है, आवाज नहीं आ रही है शायद प्रियंका को मेरी। योगेश, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, तो ये हो गया आपका। फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि योगेश ने लेट ज्वाइन किया है थोड़ा सा। कि हम आज कर रहे हैं, दो आपके हो चुके, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। आज शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ रहे हैं। चला गया वो भी। तो अब प्रोहिबिशन, मानव के व्यापार का। अब मानव का व्यापार किस तरह से होता है? किसी को आप प्रोस्टिट्यूशन के अंदर, वेश्यावृत्ति के अंदर डाल देते हो लड़की को, या फिर विमेन को वेश्यावृत्ति, जबरदस्ती उसको कहीं पर उससे अनैतिक कार्य कराया जाता है। तो ये बोलाता है कि ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग होना। कुछ लोग आपने सुना होगा इस अफेयर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि इंसान को खरीदते हैं और उसको उठाकर किसी गलत धंधे में डाल देते हैं, लड़की को या वीमेंस को, और उनसे फिर मानव का देह व्यापार कराया जाता है। तो ये हमारे
आपके जो मौलिक अधिकार है, अगर किसी का साथ में ऐसा किया जाता है तो उसके अगेंस्ट हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको आपके अधिकार को रिस्टोर कराने के लिए, सम्मान को वापस पाने के लिए हम कर सकते हैं। किस तरह के अलग अलग इसके अंदर आप रिट्स डाल सकते हो, प्रार्थना डाल सकते हो, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट है, एक तो हो गया मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका हो गया आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 और 24 है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरा, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी पर रोक, यानी कि ऐसा कार्य हम बच्चों से नहीं करा सकते जहां पर बच्चों के लाइफ को, उनके अंग को हजार्डियस जगह पे, यानी कि किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी भट्टी के अंदर, जिन बच्चों की एज स्कूल में जाने की है उस टाइम उनको स्कूल में होना चाहिए, और उस पीरियड में अगर बच्चों से कोई हजार्डियस खतरनाक जगह के ऊपर काम कराया जाता है, उसके ऊपर मौलिक अधिकारों के अंदर रोक है। इस तरह के काम उनसे नहीं कराए जा सकते। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इसके अंदर है। आप बच्चों से इस तरह की मजदूरी, इस तरह के काम नहीं करा सकते जिससे कि उनके उनका जो उस पीरियड ऐसा होता है जिसमें मेंटल डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, शारीरिक विकास की जरूरत होती है, और उसको इस तरह के उस पीरियड में बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। तो ये सब आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में आता है। और फिर अगर इसका कोई मिसयूज होता है तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये अधिकार आपके आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात की गई है। अगर किसी को, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सब मौलिक अधिकारों के अंदर है आस्था और प्रार्थना की आजादी, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस प्रोपगेशन, सभी को कोई भी अपना धर्म को प्रैक्टिस करना, प्रोपगेशन कराना, उसको प्रचार प्रसार के लिए वो फ्रीडम है। यानी कि धर्म की और आस्था की आजादी है। कोई अपने धर्म का प्रोपगेशन कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, और इसके अंदर सभी को अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने, अडॉप्ट करने, उसका प्रोपगेशन करना, प्रचार करना कर सकते हो। ये आपका बीच बीच में आप लोग का शायद नेटवर्क का इश्यू है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दे रखा है। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम से ही पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको, सभी देश के नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकते हो, किसी धर्म को छोड़ सकते हो, किसी भी ईश्वर में विश्वास रख सकते हो, ठीक है ना। हिंदू चाहे तो अपनी इच्छा से मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम चाहे हिंदू बनना तो हिंदू बन सकता है। आप किसी ईश्वर को मानते हो, मूर्ति पूजा मानते हो, नहीं मानते हो, ये सब की आपकी अपनी राय हो सकती है। इसके ऊपर कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, यानी कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया धार्मिक मामलों के प्रबंधन का। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का मतलब फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक मामलों को आप मैनेज कर सकते हो। मैनेज करने का मतलब मान लो कोई भी धर्म से रिलेटेड आप कोई संस्था खोलना चाहते हो, उसके लिए कोई आयोजन करना चाहते हो, वो सारे के सारे आपको अलाउड है। तो ये आपका आ जाता है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का आर्टिकल 26 में आ जाता है। फिर किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए
आप कोशिश कर सकते हो, यानी कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अब ये आपकी मर्जी है, किसी धर्म को उसके प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए आप टैक्स देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि टैक्स पे कीजिए। किसके लिए? धार्मिक रिलीजियस अफेयर्स के लिए। और इनसे आप सोचोगे कि ऐसा फिर ये बोला जाता है कि हमको मजबूर नहीं किया जा सकता धार्मिक। फिर भी आपने देखा होगा कि जब वैष्णो देवी जाते हैं या फिर और कहीं धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ फी एक टोकन मनी के रूप में लेते हैं। तो वो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो टैक्स ले रहे हैं और हम उसको नहीं देंगे। वो टैक्स नहीं है, वो वहाँ पर डेवलपमेंट के काम जो कराते हैं उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो इस तरह का पैसा तो आपको देने के लिए कहा जा सकता है, एक नॉमिनल फीस देने के लिए, लेकिन आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे चार्ज नहीं किए जा सकते ऐसी जगह के ऊपर। जो वो आपकी मर्जी, आप देना चाहो तो दें या ना देना चाहे तो ना दें। ठीक है, ये आ जाता है आपका आर्टिकल 27 के अंदर आ जाता है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप टैक्सेस के रूप में पैसा देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो नहीं दे सकते, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। नेक्स्ट हो गया, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप उनको अटेंड करना चाहो या ना चाहो, वो जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। कहने का मतलब अगर आप सही से समझना चाहो तो इसको ये कहा जा सकता है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यहाँ पर किसी विशेष धर्म से संबंधित धर्म की पूजा अर्चना के लिए नहीं किसी को मजबूर किया जा सकता। मैं बात कर रहा हूँ सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में किसी को भी किसी विशेष धर्म की पूजा अर्चना के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि जो जिसमें सरकार पैसा लगा रही है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के अंदर में धार्मिक शिक्षा देना, उसके ऊपर जबरदस्ती किसी को ये करने के लिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, अब मान लो कोई क्रिश्चियन स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, मुस्लिम्स के लिए कोई मदरसा है, तो वहां पर तो आप होप कर सकते हो कि इस तरह की शिक्षा दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? क्योंकि वो खोला ही गया है, मिशनरी स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है, नाम से ही उसका पता लग रहा है मिशनरी, और वो गवर्नमेंट से एडेड नहीं है, गवर्नमेंट उसको मदद नहीं दे रही है। तो वो अपने ही धर्म के शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, अपने ही धर्म के क्रिश्चियन धर्म को फ्लोरिश करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए वहां पर शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, वहां पर इस तरह की कोई ही किसी तरह की प्रोहिबिशन नहीं है, कोई मनाही नहीं है। वहां पर इस तरह की शिक्षा के ऊपर किसी तरह का मनाही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आस्था और प्रार्थना की आजादी है। कोई भी किसी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ, किसी भी धर्म को माने या ना माने, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते और किसी का धर्म का प्रचार करें। मान लो कि आज मैं हिंदू हूँ, कल मुझे हिंदू धर्म से अलग कोई और दूसरा रिलीजियन अडॉप्ट करने की इच्छा है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता। मेरी इच्छा के हिसाब से कोई मुझे मोटिवेट कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, लेकिन मुझे कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म को अडॉप्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये तो आप जानते ही हो। तो और मैं के हिसाब से कोई पूजा अर्चना कर सकता हूँ और उसके ऊपर कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। सिमिलरली धार्मिक मामलों का प्रबंधन के बारे में यही हो गया कि रिलीजियस अफेयर्स, हर धर्म के लोग अपने धार्मिक मामलों को प्रबंधन करना, उसका मैनेजमेंट करना, उसके लिए वो इंडिपेंडेंट है। उसके ऊपर सरकार ये नहीं बोल सकती
किसी तरह का सरकार दबाव नहीं डाल सकती किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कि भाई आप बंद कर दीजिए इसको, यहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे। नहीं, सरकार का इंटरफेरेंस इस मामले में नहीं होगा। तो ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन से रिलेटेड हो गया। विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्सेस और सब, पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। इसके अंदर मैंने बताया कि आपको किसी भी धर्म को प्रचार या प्रसार करने के लिए टैक्स देना ना देना ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर रहता है। किसी तरह का फोर्स किसी को नहीं किया जा सकता कि भाई आप इस धर्म के प्रचार के लिए कुछ पैसा दीजिए। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता हो, वेदर एनी सिटीजन और इंडिविजुअल वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द रिलीजियस अफेयर और ही डो नॉट वांट टू कंट्रीब्यूट, इट डिपेंड अपॉन एन इंडिविजुअल। उसको कोई किसी तरह से मजबूर नहीं कर सकता कि आपको ये देना ही होगा। फिर शिक्षण संस्थानों की मैंने बात की, वो तो आपको याद ही होगा। धार्मिक शिक्षण संस्थानें हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, या गवर्नमेंट एडेड का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा दे रही है स्कूल को, कॉलेज को, उनके टीचर्स की पेमेंट के लिए, या फिर गवर्नमेंट पार्शली कुछ मदद कर रही है, या तो फुल्ली गवर्नमेंट से या पार्शली कर रही है, वहां पर कहीं पर भी इस तरह की शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी धर्म से रिलेटेड मजबूर नहीं किया जा सकता अटेंड करने के लिए। शिक्षा दी जा रही है, स्टूडेंट की, टीचर्स की अपनी मर्जी है, वो चाहे तो उस रिलीजियस प्रेयर के अंदर शामिल हो सकते हैं। अब इसको आप समझ सकते हो, सोचो कि कोई कॉलेज है या स्कूल है और वहां पर कोई एक धार्मिक पूजा हो रही है और वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, लेकिन अब उस स्कूल या कॉलेज में कुछ मुस्लिम लड़के भी हो सकते हैं, कुछ क्रिश्चियन लड़के भी हो सकते हैं। तो ऐसा उनके लिए किसी तरह की मजबूरी नहीं है कि मुस्लिम और क्रिश्चियंस भी उस पूजा के अंदर शामिल हो। इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल, अगर वो चाहे तो ना हो। वहीं इसके अगेंस्ट अगर ये कोई मुस्लिम ही कॉलेज है या मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर आपको एडमिशन लेने से पहले ये सोचना होगा कि भाई आप ले रहे हो तो मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर इस तरह की शिक्षा दी जाएगी। आपको ये पहले से ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने की व्यवस्था है, और ये अब आपका डिपेंड करेगा कि आप उस तरह के इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। अब इसके बाद में आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया। अब है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करेंगे। ठीक है, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इसके अंदर हमने किस तरह की फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट मौलिक अधिकार, जो कि पांचवा है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसमें क्या है वो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आपस में। चौथा आप कर चुके हो, ये फिफ्थ है। ये हो गया आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब कल्चरल एजुकेशनल राइट्स में क्या है थोड़ा बहुत जान लेते हैं।
अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अब इसको आप समझ पाओगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आपका जो कल्चर है, आपकी धार्मिक शिक्षा है, उसको किस तरह से आप बनाए रख सकते हो उसके बारे में चर्चा की गई है इसमें, ठीक है ना। अगर डिटेल्स में थोड़ा सा हम समझेंगे तो और अच्छे से आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, अब ये क्या कहता है आपका अधिकार कि आपका 29 और 30 में है, ठीक है ना। आर्टिकल 29 और 30 के अंदर दे रखा है। भाई देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसके अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। आपने देखा होगा केरला के अंदर कौन सी भाषा है, मलयालम है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, और वहीं जो नॉर्दर्न स्टेट्स है मोस्टली हिंदी बोलने वाले हैं, पंजाब के अंदर पंजाबी बोली जाती है। तो ये तो हुआ, केरल के अंदर जो है मलयालम बोलने वाले मेजोरिटी में होंगे, ये तो आप मानते हो क्योंकि वहां की भाषा है। और ऐसे ही पंजाब के अंदर पंजाबी बोलने वाले मेजोरिटी में। लेकिन 1% ये भी सोचिए कि केरल के अंदर भी पंजाबी लोग रह सकते हैं, और वहीं पंजाब के अंदर भी केरलाइट्स भी रह सकते हैं। अब पंजाब क्योंकि पूरा मेजोरिटी में सिख हैं, वहां पे कोई मलयालम है, मलयाली है जो केरल के रहने वाले हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी भाषा कौन सी है, मलयालम। अब यहाँ पर तो कोई, पंजाब के अंदर तो कोई मलयाली स्कूल होगा नहीं, तो उनकी स्क्रिप्ट को, उनके कल्चर को, जो मलयाली लोग यहाँ पर पंजाब में रह रहे हैं सपोज कीजिए, तो उनकी स्क्रिप्ट, भाषा, उनका कल्चर, रहन सहन, खान पान, उसको कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए, तो उसकी भी आजादी होनी चाहिए ना। नहीं तो धीरे धीरे ऐसा होगा, अगर इस तरह का भाई किसी को ये इंडिपेंडेंस नहीं होगी, तो ऐसा भी टाइम आएगा कि धीरे धीरे हमारे देश की जो कल्चर है, संस्कृति, जो अलग अलग विभिन्न कल्चर है, वो धीरे धीरे डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी। तो इसलिए ये आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जो लोग किसी जगह पर माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी का मतलब संख्या के हिसाब से कम है, उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए वो अपनी तरफ से जो भी प्रयास करना चाहे कर सकते हैं। सरकार इन मामलों में कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी, मामले में दखल नहीं देगी। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का मतलब क्या है कि हरियाणा के अंदर इतने स्टेट है, उनका कल्चर अलग है, उनका एजुकेशन को ग्रहण, प्राइमरी एजुकेशन को ग्रहण करने की अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं। देखिए हरियाणा में हिंदी है, लेकिन वहीं मलयालम, कन्नड़, कर्नाटक में देखोगे तो कन्नड़ में प्राइमरी एजुकेशन होती है, केरल में प्राइमरी एजुकेशन मलयालम में होती है, तमिलनाडु में प्राइमरी एजुकेशन तमिल में होती है। तो उस भाषा को वही ये लोग अगर किसी दूसरे स्टेट में है जहां पर ये लोग संख्या में कम है, वहां पर अपने कल्चर को, संस्कृति को, अपनी एजुकेशन को प्रिजर्व करके रख पाए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी इसका बेनिफिट उठा पाए और ये भाषा, स्क्रिप्ट, कल्चर जो है वो बना रहे। तो इसके लिए ये इनको अधिकार मिला है, वो अपने इस अधिकार का उपयोग करते हुए अपने माइनॉरिटी की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना।
ये कम लोग हैं, फिर भी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना चाहे कर सकते हैं, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह का सरकार में कोई सरकार की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। तो ये आप समझ गए हो किस तरह से आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हो गया। अब इसके बाद में लास्ट आ जाते हैं आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, चौथा हो चुका था। ये 30 तक हो चुके हैं, और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार अभी हमारे को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे क्यों उसको राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 30 से निकालकर 31 से निकालकर उसको एक कानूनी अधिकार में लीगल अब आपका राइट्स में रख दिया गया है। तो उसके आगे अभी आपको आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार है वो नहीं है, ठीक है ना। अब आप सरकार चाहे तो किसी की प्रॉपर्टी संपत्ति, अगर सरकार को उसकी आवश्यकता है डेवलपमेंट के लिए देश के, मान लो कि किसी के पास में 100 एकड़ जमीन है, अब संपत्ति का अधिकार तो ये कहता है वो चाहे तो सरकार को दे, ना चाहे तो ना दे। लेकिन अब क्योंकि आपका संपत्ति का अधिकार खत्म इसलिए किया गया, अब वो 100 एकड़ जमीन वाला जो इंसान है वो किसी को जमीन दे नहीं रहा, और सरकार को उस जमीन पे बनाना था एयरपोर्ट, वहां पर रेलवे स्टेशन बनना था, ताकि लोगों को बेनिफिट के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम हो सके। अब ऐसे सब लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने कोर्ट में जाना शुरू कर दिया कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम जमीन दें या ना दें हमारी मर्जी है। तो फिर ऐसे सरकार ने ऐसा एक्सपीरियंस किया गया देश के आजाद होने के बाद में कि लोग जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जमीन के ऊपर सबका सिटीजन्स का अधिकार है, तो सरकार के पास तो जमीन है नहीं, सरकार डेवलपमेंट के काम को कैसे करेगी, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्री है, कैसे बनेगी। तो सरकार ने इस संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आप सरकार चाहे तो उसको आपसे ले लेगी, आपको वो देनी होगी, लेकिन उसके बदले में आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, संपत्ति की जो कीमत मिल जाएगी, लेकिन सरकार को देना होगा। पहले लोग नहीं दे रहे थे, इसलिए इस अधिकार को राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया जो आर्टिकल 31 में दे रखा था। अब ये आपका लीगल राइट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 31। अब आर्टिकल 32 है आपका, ये आर्टिकल 32 के अंदर देखिए रखा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। जितने भी आपके अधिकारों की बात की है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा अधिकार हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपको अधिकार मिले हैं, अब इनके प्रोटेक्शन की, सारे अधिकारों की सुरक्षा की गार्डियन के रूप में ये अधिकार काम करता है। मान लो कि आपको ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अब किसी की धार्मिक स्वतंत्रता छीनी जा रही है, उसको अपनी मर्जी के हिसाब से धर्म को अडॉप्ट नहीं करने दिया जा रहा, किसी का शोषण हो रहा है, बंधुआ मजदूरी किया जा रहा है, किसी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराया जा रहा है, और किसी की जो बोलने की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, किसी को रहने नहीं दिया जा रहा, तो आखिर जाएगा कहां पे इंसान। इसलिए हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है आर्टिकल 32। वो कहता है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको लागू कराने की गारंटी, मौलिक अधिकारों को लागू कराने की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है सुप्रीम कोर्ट को। अगर किसी के मौलिक अधिकार छीनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस डायरेक्शन में मदद करेगी, ठीक है। क्या करेगा भाई, किसी के भी ये मौलिक अधिकार, जितने भी आपके मौलिक अधिकार है, इनका वायलेशन होता है, ठीक है ना, उनको किसी को जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया जाता है, किसी की इंडिपेंडेंस खत्म होती है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में
पेटिशन फाइल कर सकता है इंडिविजुअल खुद, या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव। मान लो कि मैं हूं, अब मेरे को तो गिरफ्तार कर लिया, फिर मेरा मेरा ये अधिकार कौन बचाएगा? मेरे को जबरदस्ती किसी ने गिरफ्तार कर लिया पुलिस वाले ने, और मेरे को जाके अरेस्ट करके डाल दिया जेल में। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दिया है, मेरे को कोई बगैर बताए नहीं कर सकता गिरफ्तार। मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स में पेश करना चाहिए। वो सब कुछ नहीं हुआ तो मैं जाऊं कहां? मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे तो अरेस्ट कर लिया। तो इन दैट सिचुएशन ये कहा गया है कि भाई आपकी जगह पे आपका कोई रिलेटिव रिप्रेजेंटेटिव जाके एक प्रार्थना, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर डाली जा सकती है। वहां से आपको आपके अधिकारों को रिस्टोर कराने के लिए हेल्प की जाएगी, आपकी याचिका को सुना जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये तो आपके सारे हमने मौलिक अधिकारों को पढ़ लिया है, ठीक है ना। यहां पर एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है जिसको हमने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दिया। वो आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, आज के दिन वो आपका लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। उसको आर्टिकल 300A के अंदर डाल के अलग से निकाल दिया है, मौलिक अधिकारों में नहीं रखा गया क्योंकि मौलिक अधिकारों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए वहां पर संपत्ति का अधिकार निकालने के बाद में उसको लीगल राइट्स में डाल दिया। ठीक है, तो अभी हम कौन कौन सी रिट्स डाली जा सकती है जब आपके मौलिक अधिकारों को किसी का वायलेशन होता है, तो हम कैसे अपने अधिकारों का प्रोटेक्शन की किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है, किस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कौन कौन से रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा आपके अधिकारों को रिस्टोर कराने के लिए, उसके बारे में नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है प्रियंका? हाँ ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है।